कि देश वाला हूं, शहर की सबसे रईस लड़की चेंग शिनरान सीधे बार में जाकर शराब पीने लगी। जब मैं घबराकर वहां पहुंचा तो वह सोफे पर लंबी टांगें मोड़कर बैठी थी। उसकी शर्ट का कॉलर थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उसकी खूबसूरत कॉलरबोन साफ दिखाई दे रही थी। बगल में बैठा एक आदमी उसे घूरे जा रहा था, मानो अभी उसे अपनी बाहों में भर लेगा। मैं गुस्से में तेज कदमों से उसके पास गया और ठंडी आवाज में पुकारा, चेंग शिनरान। उसने सिर तक नहीं उठाया। गुस्से में मैंने उसके पैर पर हल्की सी लात मारी। चेंग शिनरान। इस बार उसने सिर उठाया। उसकी नजर 2 सेकंड मेरे चेहरे पर ठहरी और फिर ऐसे हट गई जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। उसने बेपरवाही से फिर एक घूंट शराब पी ली। मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। बस करो, अब और मत पियो, मेरे साथ घर चलो। लेकिन वह मुझसे कहीं लंबी थी। मैं उसे जरा भी हिला नहीं पाया। तभी मेरे हाथ पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। उसके पास बैठा आदमी नाराज होकर बोला, अरे लड़के, सबके सामने किसी को उठाकर ले जाओगे क्या? मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरी नजर सिर्फ चेंग शिनरान पर थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से सफेद पड़ चुका था। मैं जानता था कि उसका पेट पहले से ही कमजोर है। वह शराब पीकर कभी लाल नहीं पड़ती थी। उसका चेहरा जितना सफेद होता, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा तकलीफों में होती। मेरे मन में बस एक ही बात थी, उसे यहां से ले जाना। चेंग शिनरान, घर चलो। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने बड़ी आसानी से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने गिलास मेज पर रखा और मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें यहां किसने बुलाया? मैंने होंठ भींचते हुए कहा, आंटी वांग तुम्हारी चिंता कर रही थी। उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। बार की धुंधली रोशनी में उसके होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, तो अब निकल जाओ, दरवाजा उधर है। इतना कहकर उसने फिर एक बड़ा घूंट शराब का पी लिया, मानो मैं वहां था ही नहीं। उसका रवैया बेहद ठंडा था। मैंने फिर समझाया, चेंग शिनरान, अब और मत पियो, तुम्हें आराम की जरूरत है, मेरे साथ घर चलो। मेरी ऊंची आवाज सुनकर कमरे में बैठे सभी लोगों की नजर हमारी तरफ मुड़ गई। हर कोई हमारी तरफ देख रहा था। सब समझ चुके थे कि हमारे बीच कोई साधारण रिश्ता नहीं है। उनके चेहरों पर तमाशा देखने वाली मुस्कान थी। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ चेंग शिनरान की चिंता थी। तुम अभी अभी अस्पताल से छुट्टी लेकर आई हो, डॉक्टर की दवा खाई भी है या नहीं? वह व्यंग्य से हंस पड़ी। अरे हां, आज रात की दवा तो खाना ही भूल गई। उसने अपनी जेब से दवाइयों की शीशी निकाली, बिना सोचे एक मुट्ठी गोलियां शराब के गिलास में डाल दी और तेज शराब के साथ एक ही सांस में निगल गई। फिर खाली गिलास मेरी तरफ उठाकर मुस्कुराई। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। उसे इस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना देखते ही मेरा दिल गुस्से और दर्द से भर गया। क्या उसे अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? उसने गिलास मेज पर रखा और सपाट आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी कस दी। उसी समय उसके पास बैठा आदमी हंसते हुए बोला, अरे तू होता कौन है? तुझे क्या हक है इसे रोकने का? उसने अपना गिलास चेंग शिनरान के गिलास से टकराया और मुझे चुनौती भरी नजर से देखा। आजकल के लड़कों को अपनी औकात ही नहीं पता। चेंग शिनरान ने होठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान लाई। मैंने आगे बढ़कर उनके बीच रखा शराब का गिलास हटाया और उसके सामने खड़ा हो गया। चेंग शिनरान, तुम पहले ऐसी नहीं थी। अभी मेरे साथ घर चलो, जो भी कहना है कल बात करेंगे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब बचा ही क्या है कहने को? मैंने कहा ना, निकल जाओ। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मेरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने मेरा हाथ जोर से झटक दिया। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। उसके धक्के से मैं कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। किसी तरह चाय की मेज पकड़कर खुद को संभाला। मैंने उसकी ओर देखकर दृढ़ आवाज में कहा, अगर आज रात तुम घर नहीं चली तो मैं भी यहीं बैठा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। चेंग शिनरान ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके पास बैठा आदमी झल्लाकर मुझ पर चिल्लाया, तू मक्खी की तरह पीछे क्यों पड़ा है? चेंग मैडम ने साफ कह दिया कि निकल जा, फिर भी यहीं खड़ा है। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरी निगाह सिर्फ चेंग शिनरान पर टिकी थी। लेकिन उसने भी मेरी तरफ से नजर फेर ली, जैसे मुझे एक पल देखना भी उसे मंजूर ना हो। कमरे में बैठे बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। इतना बेशर्म इंसान पहली बार देखा है। अब भी नहीं जाएगा? उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी।
मैंने कुछ कदम पीछे हटकर पूरे कमरे पर नजर डाली, फिर छेंग शिनरान से पूछा, क्या यही लोग हैं जो आज तुम्हारा साथ दे रहे हैं? आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा। धुएं के बीच उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी ठंडी थीं। मैंने मेज से एक विदेशी शराब की बोतल उठाई और उसके पास बैठे आदमी के सामने जाकर पूछा, शराब पियोगे? वह घमंड से बोला, तुम्हारी औकात नहीं कि मेरे साथ पी सको। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने पूरी बोतल उसके सिर पर उड़ेल दी। वह चीखते हुए उछल पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शराब डालने की? गुस्से में उसने मुझ पर मुक्का चलाया, धड़म। मैंने शराब की बोतल मेज पर दे मारी। बोतल टूट गई और उसका नुकीला हिस्सा सीधे उसकी गर्दन पर रख दिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जरा भी हिले तो यहीं गला काट दूंगा। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सावधान रहना, मेरा हाथ फिसल भी सकता है। वह डर के मारे कांपने लगा और मदद के लिए चेंग शिनरान की तरफ देखने लगा, लेकिन चेंग शिनरान बिना कुछ बोले आराम से शराब पीती रही। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उस आदमी की तरफ घूरते हुए कहा, जुबान इतनी गंदी है, सारी पढ़ाई क्या कुत्तों को खिला दी? अगर मैं सच में वही होता जो तुम कह रहे हो तो यहां बोलने की बारी तुम्हारी नहीं होती। मैंने टूटी बोतल थोड़ा और दबाई। नुकीला कांच उसकी गर्दन में धंस गया और खून की पतली धार निकल आई। वह कांपती आवाज में बोला, इतने लोगों के सामने मुझे चोट पहुंचाई है, तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे। मैंने पूरे कमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो देख लेते हैं, यहां कौन है जो तुम्हारी मदद करने की हिम्मत करेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। जब तक चेंग शिनरान कुछ नहीं कहती, वहां मौजूद कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने टूटी बोतल उसके चेहरे पर हल्का सा फेर दी। एक लंबी खरोंच पड़ गई और खून बहने लगा। पूरा कमरा सन्न रह गया। चेंग शिनरान अब भी आराम से गिलास हाथ में लिए बैठी थी। उसने हल्का सा आंखें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा, अब भी खेलना है? वह डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैंने टूटी बोतल का बचा हिस्सा दीवार पर दे मारा। धमाके के साथ कांच चारों तरफ बिखर गया। जो लोग कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे, अब सबकी बोलती बंद थी। मैंने सिर घुमाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। अभी तुम क्या कह रहे थे? जो आदमी सबसे ज्यादा उछल रहा था, वह अब पीछे हटने लगा। हकलाते हुए बोला, मैं मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, जब से मैं चेंग शिनरान के साथ हूं, तब शायद तुम पैदा भी नहीं हुए थे। उसकी गोद में बैठने का हक सिर्फ मेरा है। अगर जान प्यारी नहीं है तो जाकर कोशिश करके देख लो। शायद उसे अपनी इज्जत बचानी थी। वह लोगों को धक्का देता हुआ सीधे चेंग शिनरान के पास गया और उसके पास बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके बैठने से पहले ही मैं बिजली की तरह उसके सामने पहुंच गया। मैंने उसके बाल पकड़कर पूरी ताकत से पीछे खींचा। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुमने मुझे मारा? मैंने बिना जवाब दिए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह गालियां देने लगा, साले मरना चाहता है क्या? मैंने उसका सिर पकड़कर संगमरमर की मेज पर दे मारा। एक बार, दो बार, तीन बार। आखिर एक आदमी गुस्से में उठकर मेरी तरफ दौड़ा। उसी समय एक ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वहीं बैठ जाओ। सबके कदम वहीं रुक गए। सबने चेंग शिनरान की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा कमरा उस आदमी की चीखों से भर गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो कांपते हुए बोला, तुम पागल हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसके बाल कसकर पकड़ लिए। अगर फिर गंदी जुबान खोली तो जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे। अब बताओ, चेंग शिनरान की गोद में बैठना है? आंधा। सिर्फ म्यूजिक सिस्टम की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। जिस आदमी का चेहरा जख्मी हो चुका था, उसे समझ आ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ चेंग शिनरान के पैरों के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, सिस्टर चेंग, मेरे लिए इंसाफ कीजिए। चेंग शिनरान अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उस आदमी का गंदा हाथ गलती से उसे छू गया, उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। श्याओहान, 120 पर फोन करो। इतना कहकर उसने घृणा से उस आदमी का हाथ अपने पैर से दूर हटा दिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूं?
कमरे में मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सबकी निगाहें छेंग शिनरान पर टिक गईं। श्याओहान ने सबको बाहर जाने के लिए कहा। कुछ ही पलों में कमरे के सभी लोग डर कर बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ मैं और छेंग शिनरान रह गए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए फिर कहा, चलो घर चलते हैं। जिस पल से मैंने लड़ाई शुरू की थी उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई थीं। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मुझे मना सके तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मना करूं? अच्छा, बताओ कैसे? मैं गुस्से में उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। तुम्हें शराब पीनी है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हारा साथ देता हूं। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और एक घूंट पी लिया। फिर उसके सामने झुककर उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने जिद से कहा, अब चलोगी? उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। मैंने चुनौती भरी नजरों से उसे देखा। अब क्या करोगी? उसकी आंखें गहरी होती चली गईं। उसने मेरे होंठों के किनारे लगी शराब की बूंद अपने अंगूठे से धीरे से पोंछ दी। मैं गुस्से में उससे दूर हटना चाहता था, लेकिन उसने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे वापस अपनी तरफ खींच लिया। मैंने झुंझलाकर कहा, मुझे छोड़ो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे नाराज मत रहो। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम दूसरे लोगों के साथ शराब पीते रहे और अब मेरे पास आ रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में पूछा, तो बताओ, मैं क्या करूं? मेरे अंदर जमा सारा गुस्सा फूट पड़ा। अभी इसी वक्त माफी मांगो। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है। वह धीरे से पीछे हटी और एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गई। फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। घुटना टिकते ही उसके चेहरे पर हल्की सी पीड़ा उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। अब क्या तुम खुश हो? मैं अवाक रह गया। जो औरत कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाती थी, वह आज मेरे सामने घुटनों के बल बैठी थी। मैंने होंठ भींचते हुए कहा, माफी? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे माफ कर दो। क्या अब तुम मुझे माफ करोगे? मैंने जानबूझकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तुम्हें ठीक से माफी मांगनी भी नहीं आती? वह हल्के से मुस्कुराई। जिंदगी में मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने ही अपनी गलती मानी है। मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसी समय मेरी नजर उसके घुटनों पर पड़ी। टूटे हुए कांच के दो टुकड़े उसके घुटनों में धंसे हुए थे। मैं घबरा गया। अभी तक मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ था कि वह उन्हीं कांच के टुकड़ों पर घुटनों के बल बैठी थी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं हुआ। उसने बेपरवाही से कांच के छोटे टुकड़े हटाए। मैं नाराज होकर बोला, नीचे कांच था, फिर भी तुम घुटनों के बल बैठ गए? तुम्हें दर्द नहीं हुआ? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर इससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए तो इतना दर्द कुछ भी नहीं। मैं कुछ पल तक चुप रहा। मेरा गुस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। चलो अब घर चलते हैं। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो घर चलते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उठने लगा उसने मुझे फिर अपनी तरफ खींच लिया। मैं झेंप गया और उसे घूरते हुए बोला, अब क्या हुआ? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी देर से तुम्हें मना रहा हूं, कम से कम एक बार मुस्कुरा तो दो। मेरे चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसने राहत की सांस ली और मेरे बालों पर हाथ फेर दिया। कुछ देर बाद वह अचानक बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। मैंने हैरानी से पूछा, अब कहां जा रही हो? अभी तो घर चलना था। वह दरवाजे पर रुककर मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। बस 2 मिनट, एक जरूरी काम है। मैंने मासूमियत से पूछा, ऐसा कौन सा काम जो घर जाकर नहीं हो सकता? उसने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम साथ अंदर आना चाहते हो तो शायद तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। उसकी नजर का मतलब समझते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा, जबकि वह हल्का सा हंसते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। चेंग शिनरान! तभी मेरे पीछे से उसकी धीमी और मोहक हंसी सुनाई दी। मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा आग की तरह तपने लगा हो।
मैं झट से मुड़ा और झल्लाकर बोला, तुम जल्दी अंदर जाओ। लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, अंदर बहते पानी की आवाज के साथ उसकी दबी हुई मगर उत्तेजित सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। मैं एक पल में घबरा गया और शर्म से लाल होकर दूसरे वॉशरूम की तरफ भाग गया। आईने में अपना चेहरा देखा तो वह पूरी तरह लाल था। मेरी आंखें भी धुंधली सी लग रही थीं। मुझे सच में लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। करीब 40 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। छेंग शिनरान के होठों में एक पतली सी महिलाओं वाली सिगरेट दबी हुई थी। मैं तेजी से उसके पास गया और अगले ही पल उसके मुंह से सिगरेट छीन ली। मैंने तुम्हें धूम्रपान करने से मना नहीं किया था? शराब भी पी ली, अब सिगरेट भी पी रही हो? जो भी मना किया था सब कर लिया है ना? लेकिन मेरी झुंझलाहट देखकर वह उल्टा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने अपना हाथ मेरे गले के चारों ओर लपेटा, झुककर मेरे होठों के पास आई और बेहद धीमी, मोहक आवाज में बोली, एक काम अभी बाकी है। मैं तुरंत समझ गया कि उसका इशारा किस तरफ था। मेरा चेहरा और भी लाल हो गया। मैं मुड़कर वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसने मेरी कमर पकड़कर मुझे वापस खींच लिया और सीधे दीवार से लगा दिया। करीब 10 मिनट बाद चेंग शिनरान पूरी तरह व्यवस्थित कपड़ों में मुझे अपनी बाहों में उठाकर बार से बाहर लेकर आई। इस पूरे झंझट में रात के 2 बज चुके थे, लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे, कुछ देर पहले तक बेहद जोशीली दिख रही चेंग शिनरान पीछे की सीट पर सिर टिकाकर गहरी नींद में सो गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा बेहद पीला लग रहा था। ड्राइवर श्याओ हान ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लियू, आपने खबरें तो देखी होंगी। मैडम चेंग पिछले कई दिनों से खुद को बहुत ज्यादा थका रही हैं। ठीक से खाना नहीं खा रही, न ही सो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वो खुद को पूरा बर्बाद कर देंगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर ऐसा हुआ भी तो खुद की गलती होगी। हालांकि मेरे मुंह से यह बात निकली, लेकिन अगले ही पल मैंने धीरे से एक कंबल उठाकर उसके ऊपर उड़ा दिया। कुछ देर बाद कार विला के बाहर पहुंची, लेकिन श्याओ हान ने इंजन बंद कर दिया। मैडम चेंग बहुत मुश्किल से चैन की नींद सोई हैं, कृपया इन्हें मत जगाइए। अगर आपको चिंता हो तो आप भी यहीं इनके साथ रुक सकते हैं। इतना कहकर वह कार से उतर गया। यहां तक कि कार की चाबी भी अंदर ही छोड़ गया, मानो फैसला पूरी तरह मुझ पर छोड़ दिया हो। आखिरकार मैं भी वहीं रुक गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि कब कार में ही मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे के बड़े बिस्तर पर था। मैं घबराकर तुरंत नीचे भागा। सीढ़ियों से उतरते ही मेरी मुलाकात झांग आंटी से हुई। चेंग शिनरान कहाँ है? उन्होंने खाने की ट्रे रखते हुए कहा। मैडम चेंग सुबह सुबह बिजनेस ट्रिप पर निकल गईं। फिर मुस्कुराकर बोली, जाने से पहले उन्होंने खास तौर पर कहा था कि तुम्हें मत जगाना, तुम्हें आराम से सोने देना। इतना कहकर वह शरारती मुस्कान के साथ मेरे पास झुक गईं। कल रात ज्यादा थक तो नहीं गए? मेरा चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। थक गया? कैसी बात कर रही हैं? झांग आंटी हंस पड़ी। मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हें भेजने से ही मैडम चेंग घर लौटेंगी। सुबह उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि चेंग शिनरान मुझे बहुत सावधानी से गोद में उठाकर कार से घर के अंदर लेकर आई थी। मैं शर्म के मारे सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। उन्होंने मेरी लाल पड़ती शक्ल देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है हमारा लड़का अब सच में बड़ा हो गया है, कुछ भी छिपा नहीं पा रहा। इसके बाद लगातार कई दिनों तक चेंग शिनरान से मुलाकात नहीं हुई। विदेश जाने का दिन भी धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। तभी अचानक वांग फेयू का फोन आया। उसने बताया कि वह बार में नशे में धुत पड़ा है और मुझे वहां आने को कहा। मैंने फोन रखा और मुड़ा ही था कि देखा श्याओ हान बाहर से अकेला अंदर आ रहा था। मैंने पूछा, तुम वापस आ गए? चेंग शिनरान कहाँ है? श्याओ हान का चेहरा गंभीर था। मैडम चेंग जैसे ही विमान से उतरी, मेयर के लोगों ने उन्हें सीधे रिसीव कर लिया। अभी वह बाहर डिनर पर हैं। तभी मुझे पता चला कि वह क्योटो पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी खबर तक नहीं दी। मैंने पूछा, तुम उनके लिए कोई जरूरी फाइल लेने आए हो? फिर मैंने तुरंत अपना कोट पहना और कहा, वैसे भी जा रहे हो, मुझे रास्ते में बार तक छोड़ देना। श्याओ हान को लगा कि मैं छिंग शिनरान से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मैंने जिस बार का पता बताया वह सुनकर वह थोड़ा हैरान रह गया। उसने मुझे समझाया, मिस्टर लियू, अगर मैडम चेंग को पता चला कि आप बार आए थे तो वह खुश नहीं होंगी।
मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इतना कहकर मैं कार से उतर गया, लेकिन जैसे ही श्याओहान कार स्टार्ट करने वाला था, उसकी नजर बार के बाहर खड़े वांग फैयू पर पड़ी। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। वांग फैयू लड़खड़ाते हुए हमारी तरफ आया और हंसते हुए बोला, इतनी देर लगा दी आने में। आज बहुत खुश हूं, आखिर उस बेवफा लड़की से पीछा छुड़ा लिया। वह लड़खड़ाता हुआ बार के अंदर जाने लगा और नशे में बड़बड़ाया, चलो आज जमकर पिएंगे। तभी उसकी नजर श्याओहान पर पड़ी। वह मुस्कुराकर बोला, अरे तुम भी आ गए, चलो साथ में एक पैग लगाते हैं। लेकिन श्याओहान उसे घूरते हुए बोला, कितनी पीली है? वांग फैयू हंस पड़ा, ज्यादा नहीं, मेरी शराब सहने की ताकत तो लियो, शिंची से कहीं बेहतर है। श्याओहान ने ठंडी आवाज में कहा, पिछली बार भी यही कहा था। फिर कौन था जो नशे में मुझसे लिपट गया था और छोड़ ही नहीं रहा था? यह सुनते ही वांग फैयू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे पिछली बार की वह शर्मनाक घटना याद आ गई। वह झेंपते हुए आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर बार के अंदर ले जाने लगा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार ताकत ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया। उधर वांग फैयू लड़खड़ाकर खड़ा हुआ और सीधा जाकर श्याओहान के मजबूत कंधे से टकरा गया। क्या तुम लोहे के बने हो? बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी ठंडी चीज ने उसके होंठों को छुआ और अगले ही पल किसी ने उसके मुंह में एक गोली डाल दी। गोली बेहद कड़वी और खट्टी थी। वह उसे थूकने ही वाला था कि श्याओहान ने अपना अंगूठा उसके होंठों पर रख दिया। थूकना मत, निगल लो। वांग फैयू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मेरे ऊपर कोई बुरा इरादा तो नहीं? कहीं मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे? श्याओहान ने उसे घूर कर कहा, यह हैंगओवर की दवा है, जहर नहीं। जैसे ही उसे पता चला कि वह नशा उतारने की दवा है, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ओह, तो यह हैंगओवर की दवा है। श्याओहान, तुम तो बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। लेकिन न जाने क्यों श्याओहान अचानक बेचैन हो गया। उसने वांग फैयू के कपड़ों की तरफ देखा। उसने सिर्फ एक बिना बाहों वाली बनियान पहन रखी थी और डीली ढाली कार्गो शॉर्ट्स। उसे देखकर श्याओहान के भीतर अजीब सी झुंझलाहट उठी। अगले ही पल उसने अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। इसे पहन लो। मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें लग रही है। वो आगे बढ़ा और अपने हाथों से उसकी जैकेट ठीक से पहनाने लगा। वांग फैयू ने मासूमियत से पूछा, तुम मुझे खुद कपड़े क्यों पहना रहे हो? श्याओहान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि तुम नशे में हो और ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे। वांग फैयू हंस पड़ा। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड्स ने भी कभी मेरी इतनी परवाह नहीं की। यह सुनते ही श्याओहान का चेहरा काला पड़ गया। अच्छी बात थी कि रात का अंधेरा था, इसलिए वांग फैयू कुछ देख नहीं पाया। श्याओहान ने आखिरी बटन भी बंद किया और एक और हैंगओवर की गोली उसकी हथेली पर रख दी। फिर सख्त लहजे में बोला, एक गोली मिस्टर लियू को देना, और तुम अब एक बूंद भी शराब नहीं पियोगे। वांग फैयू समझ तो कुछ नहीं पाया, लेकिन न जाने क्यों उसे श्याओहान की आंखों से डर लगने लगा। वह जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर बार के अंदर ले गया। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर देखा। श्याओहान अब भी वहीं कार के सहारे खड़ा था। रात के अंधेरे में उसकी लंबी कदकाठी साफ नजर आ रही थी। वह सिर झुकाए सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों वह नजारा वांग फैयू के दिल को छू गया। वह बहुत अकेला और बहुत उदास लग रहा था। वांग फैयू ने तुरंत अपना सिर झटक दिया। अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और मुझे तो चेंग शिनरान की ड्राइवर भी इतनी हैंडसम लगने लगी। हम दोनों बार के एक कोने में जाकर बैठ गए। जैसे ही शराब आई, मैंने आधी बोतल एक ही सांस में खत्म कर दी। वांग फैयू घबरा गया। अरे भाई, क्या कर रहे हो? इतने उदास क्यों हो? मैंने मेज पर झुककर लंबी सांस ली। समझ नहीं आ रहा, चेंग मैडम अब भी तुमसे नाराज हैं? मैंने धीरे से सिर हिलाया। जब से वो बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, ना एक फोन ना एक मैसेज। कभी कभी मैं सच में उन्हें समझ नहीं पाता। जिद ऐसी कर रही हैं जैसे किसी छोटी बच्ची से उसकी पसंदीदा चीज छीन ली गई हो। पहले वाली समझदार और मजबूत चेंग शिनरान जैसी बिल्कुल नहीं रही। वांग फैयू ने हल्के नशे में पूछा, तो तुम क्या सोचते हो? किस बारे में? वह मुस्कुराया। नाटक मत करो। हर कोई देख सकता है कि वह
कि वह तुम्हें जाने नहीं देना चाहती? वह तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। मैं चुप रहा। वांग फेयू अचानक मेरी तरफ झुकाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी चेंग शिनरान से प्यार करने लगे हो, इसीलिए विदेश जाने से पहले इतने बेचैन हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी खामोशी ही जवाब बन गई। वह अचानक उछल पड़ा। मैं समझ गया, वरना तुम अस्पताल में पूरी रात उसके पास क्यों रुकते? आधी रात को उसे लेने बार क्यों जाते? और उसे बार बार तुम्हारी गर्दन पर अपने निशान छोड़ने क्यों देते? पहले तुम विरोध करते थे, फिर आधा विरोध, और अब तो मान भी गए हो। बताओ, अब तुम दोनों किस मुकाम तक पहुंच चुके हो? मैंने गिलास में शराब घुमाते हुए धीमी आवाज में कहा, बस आखिरी कदम बाकी है। वांग फैयू जोर से बोला, तो फिर देर किस बात की? चेंग शिनरान की भी कमाल की सब्र है। मैं शर्म से लाल पड़ गया। तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो बोला, कोई भी सामान्य इंसान इतनी दूर आने के बाद भी खुद को रोक नहीं पाता। मैंने धीरे से कहा, उन्होंने कहा है कि वह हमेशा मेरी मर्जी का सम्मान करेंगे। चुंबन से लेकर एक ही बिस्तर पर सोने तक मैं हर बार थोड़ा थोड़ा पीछे हटता गया हूं, लेकिन आखिरी सीमा, वही मेरी आखिरी हद है। वांग फैयू ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, वह सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता यह प्यार है। शायद 12 साल से चली आ रही उनकी चाहत और मुझे खोने का डर है। वांग फैयू ने गंभीर होकर कहा, मत जाओ। तुम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, और वह भी तुम्हें खोना नहीं चाहते। फिर खुद को तकलीफें क्यों दे रहे हो? मैंने दूर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। शुरुआत में मैं विदेश इसलिए जाना चाहता था ताकि उनकी पकड़ से दूर जा सकूं और उन्हें परेशान कर सकूं, लेकिन अब न जाने कब मेरा मकसद बदल गया। वांग फैयू कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसकी बात काट दी। जिंदगी भर किसी की सुरक्षा में रहना मुझे मंजूर नहीं। मैं उनकी छाया बनकर नहीं जीना चाहता। मैं उस इंसान के बराबर खड़ा होना चाहता हूं जो हर हाल में उनके साथ चले। वांग फैयू ने हैरानी से पूछा, मतलब सुख दुख, जीत हार, हर चीज में उनके साथ? मैंने सिर हिलाया। हां, एक बात बिल्कुल सही कही गई थी। अगर एक आदमी चला भी गया तो उनकी जिंदगी में उससे भी बेहतर लोग आ जाएंगे। मेरे पास ना परिवार है, ना कोई मजबूत सहारा, तो आखिर किस हक से उम्मीद करूं कि वह पूरी जिंदगी बिना किसी वजह के मुझसे प्यार करते रहें? मुझे भी ऐसा इंसान बनना होगा जिस पर उन्हें सच में गर्व हो सके। मैं उसके सहारे हमेशा नहीं जी सकता। मुझे इस बात का इंतजार नहीं करना कि एक दिन वह मुझे छोड़ दे। मुझे जल्दी से जल्दी मजबूत बनना है, इतना कि मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकूं। मेरी सारी बातें सुनने के बाद वांग फैयू को आखिरकार सब समझ में आ गया। शिनची, अब मैं समझा। तुम चेंग शिनरान की वजह से विदेश जाना चाहते हो, लेकिन साथ ही तुम्हें डर है कि तुम्हारे जाने के बाद कहीं कोई दूसरा आदमी उसे तुमसे छीन न ले। मैंने सिर हिलाया। डर नहीं। फिर मैंने उसे हाल के दिनों में चेंग शिनरान की सारी हरकतें एक एक करके बता दी। वांग फैयू ने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। अरे, वो तो बस तुमसे नाराज होने का नाटक कर रही है। जानबूझकर तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही है। इतनी सी बात भी समझ नहीं आई तुम्हें? मैंने धीरे से कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं खेल खेल में बात सच ना हो जाए। मैं चेंग शिनरान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ऊपर से जितनी शांत और संयमी दिखती है, अंदर से उतनी ही जुनूनी है। वह तो बस अपनी भावनाएं दबाकर रखती है। वांग फैयू ने मेरा कंधा पकड़ लिया। आखिर तुम्हारी असली चिंता समझ में आ गई। तुम चाहते हो कि तुम आराम से विदेश जा सको और चेंग शिनरान भी इस दौरान किसी और के करीब न जाए। मैंने जोर से सिर हिलाया। वांग फैयू रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। तो इसमें मुश्किल क्या है? बस उससे अपना रिश्ता पक्का कर लो। मैंने हैरानी से पूछा, रिश्ता पक्का? वो मुस्कुराया। हां, आधिकारिक तौर पर, ताकि सबको पता चल जाए कि वह सिर्फ तुम्हारी है। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसा करने से जरूरी नहीं कि वह सच में मेरी हो जाए, और मैं अभी तक इसके लिए तैयार भी नहीं हूं। 12 साल से मैं उन्हें आंटी चेंग कहता ही लाया हूं। अब अचानक उनका प्रेमी बन जाना,
मुझे ऐसा लगता है जैसे अपनी ही मां से प्यार करने की बात हो। वांग फैयू ने बिना घुमाए फिराए कहा, अभी तो तुम ज्यादा से ज्यादा उनके आधे बेटे जैसे हो। फिर तुम्हें किस हक से उन्हें दूसरे मर्दों से मिलने से रोकना है? लेकिन अगर तुम उनके प्रेमी बन गए तो फिर किसी और आदमी को उनके पास आने से रोकना बिल्कुल जायज होगा। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? वांग फैयू मुस्कुराया, तुम्हें नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अपना सारा अनुभव तुम्हें सिखा दूंगा। पहले ये बताओ, तुम दोनों कहां तक पहुंचे हो? मैंने झिझकते हुए कहा, बस आखिरी कदम बाकी है। पिछली बार थोड़ा सा आगे बढ़े थे, लेकिन बहुत दर्द हुआ। मैंने मासूमियत से पूछा, सब कहते हैं कि यह बहुत अच्छा एहसास होता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ दर्द ही महसूस हुआ। वांग फैयू एक पल के लिए चुप रह गया। फिर उसे समझ आया कि मैं अब तक बिल्कुल अनुभवहीन हूं। वह मेरे कान के पास आकर धीरे धीरे मुझे समझाने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वह बोला, परसों तुम्हारी फ्लाइट है। अगर करना है तो आज रात ही सही मौका है। वैसे भी वो अभी मेयर के साथ डिनर पर है। वहां शराब भी पिएगी। शराब के बाद मौका और आसान हो जाएगा। मैं अभी भी दुविधा में था, तभी मेज पर रखा मेरा फोन अचानक चमका। एक नया संदेश आया था। भेजने वाली चेंग शिनरान थी। मैंने ज्यादा पी ली है, आकर मुझे ले जाओ। नीचे एक होटल का पता लिखा था। उसके तुरंत बाद कमरे का नंबर भी भेज दिया गया। मैं स्क्रीन को देखता रह गया। मन में एक अजीब सा सवाल उठा, शाओहान तो उसके साथ है, फिर उसने उसे क्यों नहीं बुलाया? मुझे ही क्यों बुलाया? वांग फैयू ने भी संदेश पढ़ लिया। वह उत्साह से चिल्लाया, शिंची, इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक कागज का पैकेट निकाला और मेरी तरफ उछाल दिया। यह तुम्हारे लिए है, आज रात का खास पहनावा। मैंने पैकेट खोलकर देखा। अंदर बेहद आकर्षक कपड़े रखे थे। मैं घबरा गया। तुम अपने साथ ऐसी चीजें लेकर घूमते हो? वांग फैयू ने बेपरवाही से कहा, असल में यह मैं अपनी एक्स के लिए लाया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। अब ये तुम्हारे काम आएंगे। मैंने तुरंत पैकेट वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसने जबरदस्ती फिर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। साथ ही एक छोटी सी बोतल भी थमा दी। अगर घबराहट हो तो इसे पी लेना, काम आएगी। अगले ही पल उसने मुझे लगभग धक्का देकर टैक्सी में बिठा दिया और टैक्सी सीधे होटल की ओर चल पड़ी। उधर हाईशांग लांटिंग होटल के बैंक्वेट हॉल में मेयर खुद चेंग शिनरान की मेजबानी कर रहा था। शहर में बाजार पर एकाधिकार को लेकर लोगों का विरोध लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से मेयर को खुद बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस डिनर में शे यान भी मौजूद होगा। वह सचिव का दूर का रिश्तेदार था। पूरे खाने के दौरान वह चेंग शिनरान के आसपास ही मंडराता रहा। उसने जानबूझकर अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोल दिए ताकि उसकी छाती साफ दिखाई दे। फिर कभी जानबूझकर उसके हाथ से टकराता तो कभी उसके बेहद करीब आ जाता। चेंग शिनरान सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अचानक शेयान के हाथ से शराब का गिलास गिर गया। सारी शराब सीधे चेंग शिनरान की पैंट पर गिर गई, और जगह भी ऐसी थी कि गलतफहमी होना आसान था। शाओहान तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन शेयान उससे पहले झुक गया। प्रेसिडेंट चेंग, मैं साफ कर देता हूं। वह हाथ बढ़ाकर उसकी जांघ की तरफ बढ़ने ही वाला था कि एक ठंडे मजबूत हाथ ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। चेंग शिनरान की बर्फ जैसी आवाज गूंजी, हद में रहो, वरना तुम्हारे चाचा की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखूंगी। यह कहकर उसने उसका हाथ झटक दिया। वेटर से एक नया नैपकिन लिया और उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। शेयान उसकी जाती हुई पीठ को घूरता रहा। उसकी आंखों की नरमी पल भर में नफरत में बदल गई। उसने दांत भींचे, फिर चुपके से कुर्सी पर टंगा चेंग शिनरान का कोट उठाया और उसमें से उसका मोबाइल निकाल लिया। वह मुस्कुराकर बोला, आप लोग आराम से खाइए, मैं जरा बाहर हवा खाकर आता हूं। वह फोन लेकर होटल के गलियारे में पहुंचा। उसने मोबाइल खोला। इमरजेंसी कांटेक्ट में सिर्फ एक ही नाम था, लियू शिंची। उधर शिए यान की आंखों में जलन और गुस्से की आग भड़क उठी। उसने लियू शिंची की प्रोफाइल खोली और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। इधर मैं नशे में इतना डूब चुका था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
वांग फैयू ने जो नशा उतरने वाला छोटा सा पेय मुझे दिया था, उसे पीने के बाद मैं लड़खड़ाते हुए लिफ्ट से बाहर निकला। नशे की वजह से मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मैं सही मंजिल पर उतरा हूं या नहीं। एक महिला ने मुझे अजीब नजरों से देखा। जब वह लिफ्ट में दाखिल हुई तो उसे पता चला कि मेरी मंजिल अभी आई ही नहीं थी। उसने सिर बाहर निकालकर आवाज दी, अरे सुनिए, आपकी मंजिल अभी नहीं आई। लेकिन तब तक मैं बहुत आगे निकल चुका था। 4-8। हाँ, यही कमरा है। मैंने गहरी सांस ली और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। चेंग शिनरान। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने फोन किया लेकिन कॉल भी नहीं उठी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। कहीं अंदर बेहोश तो नहीं हो गई। मैं मुड़ा और एक महिला कर्मचारी को ढूंढ लाया। आंखें मलते हुए मासूम बनकर बोला, दीदी, मेरा कार्ड खो गया है, क्या आप मेरा कमरा खोल देंगी? महिला कर्मचारी ने मुझे बुरी तरह नशे में देखा और बिना ज्यादा शक किए मास्टर कार्ड से दरवाजा खोल दिया। सर, अगली बार इतनी मत पीजिएगा। धन्यवाद। मैं तुरंत अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। लाइट जलते ही मैं ठिठक गया। इतना शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। मैंने पूरा कमरा छान मारा। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यहां ठहरा हो। मैंने तुरंत संदेश भेजा, मैं पहुंच गया हूं, तुम कहां हो? इस बार जवाब तुरंत आया, पहले नहा लो, फिर बिस्तर पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। फोन नहीं उठा रही, लेकिन मैसेज का तुरंत जवाब दे रही है। संदेश की पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मन में अभी भी झिझक थी, लेकिन परसों मेरी फ्लाइट थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया, आज की रात मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं चाहता था कि चेंग शिनरान के लिए यह रात हमेशा यादगार बन जाए। मैंने जेब से वह छोटी सी बोतल निकाली और एक ही सांस में पूरा पेय पी गया। स्वाद मीठा था, लेकिन अगले ही पल मेरा पूरा शरीर गर्म होने लगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कागज का बैग उठाया और सीधे बाथरूम की ओर चला गया। उधर चेंग शिनरान वॉशरूम से बाहर निकली। इस बीच शेयान चुपचाप उसका फोन वापस उसकी जैकेट में रख चुका था। जब उसने देखा कि चेंग शिनरान को कुछ पता नहीं चला, तो उसके होठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। डिनर पार्टी से अब चेंग शिनरान का बिल्कुल मन भर चुका था। उसने नशे का बहाना बनाया और जाने लगी, लेकिन सचिव ने रास्ता रोक लिया। मैडम चेंग, जरा ठहरिए। मेयर साहब ने आपके लिए विशेष कमरा तैयार कराया है। वह चाहते हैं कि आज रात आपकी अच्छी मेहमान नवाजी की जाए। चेंग शिनरान ने शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं, घर का बिस्तर ही सबसे आरामदायक होता है। लेकिन सचिव पीछे हटने को तैयार नहीं था। इतना अच्छा माहौल है, आज की रात यहीं रुक जाइए। श्याओहान कुछ कहने ही वाला था कि चेंग शिनरान अचानक बोली, कमरे का नंबर बताइए। सचिव के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने कार्ड निकाला, लेकिन कार्ड देने से पहले ही हाथ रोक लिया। नहीं, आप हमारी खास मेहमान हैं, मैं खुद आपको कमरे तक छोड़ता हूं। उसकी नीयत साफ थी। वह किसी तरह चेंग शिनरान की कोई कमजोरी पकड़ना चाहता था। उसी समय शिएयान भागता हुआ आया, जानबूझकर लड़खड़ाया, मानो गिरने वाला हो। चेंग शिनरान ने सहज ही उसका हाथ पकड़ लिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, संभल कर मिस्टर शिए। शिएयान का चेहरा लाल पड़ गया। उसने तुरंत सचिव से कहा, मेयर साहब का काम मेरा काम है, मैं मैडम चेंग को कमरे तक छोड़ देता हूं। सचिव ने बिना सोचे हामी भर दी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही चेंग शिनरान ने अपना हाथ तुरंत छुड़ा लिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरे सामने चालें मत चलो शिएयान, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। उसे सिर्फ यही खटक रहा था कि यह डिनर उसे घर लौटने में देर करा रहा था। उसने कॉलर ढीला किया और तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ गई। शिएयान दूर खड़ा उसे कमरे में जाते हुए देखता रहा। 8888। उसने कमरे का नंबर याद कर लिया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। किसी को नहीं पता था कि शराब परोसते समय वह पहले ही चेंग शिनरान के गिलास में दवा मिला चुका था। उसने मन ही मन सोचा, जैसे ही दवा असर करेगी मैं अंदर जाऊंगा, देखता हूं तब भी तुम खुद पर काबू रख पाती हो या नहीं। वह मुस्कुराते हुए फोन मिलाने लगा। वो लड़का आ चुका है। कमरा 9888 है। गलती मत करना, काम पूरा हो गया तो पैसे पूरे मिलेंगे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उसे बुरी तरह बर्बाद कर देना।
ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लेना, मैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फोन रखते ही उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। लियो शिंची, आज तुम्हारी आखिरी रात है। उधर चेंग शिनरान ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर से नहाने के बाद की हल्की सी खुशबू आ रही थी। बिस्तर पर कोई कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। उसने व्यंग्य से मुस्कुराकर सोचा, तो मेयर ने मेरे लिए यही इंतजाम किया है। वह तेजी से बिस्तर तक पहुंची, एक झटके में कंबल खींचकर हटा दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जो लोग पैसे लेकर आते हैं वे भी इतने बेशर्म नहीं होते। कितने पैसे चाहिए तुम्हें जो बिना बुलाए मेरे बिस्तर पर आकर लेट गए? लेकिन जैसे ही उसकी नजर कंबल के नीचे से दिखाई देती उन नंगी गोरी टांगों पर पड़ी, वह वहीं ठिठक गई। उसी पल उसकी नजर उन टांगों पर टिक गई। उसे जैसे कुछ याद आ गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसने तुरंत मेरा चेहरा देखा। शिनची। मैं तो लगभग सो ही गया था। आवाज सुनकर मैंने नींदी आंखें मलते हुए करवट बदली और बुदबुदाया, आंटी चेंग। मेरी आवाज सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसके गले में शब्द अटक गए हों। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया और हल्की नाराजगी से बोला, आंटी चेंग, आप इतनी देर से क्यों आई? मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। जैसे ही उठने की कोशिश की, मेरा संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल चेंग शिनरान तेजी से बिस्तर के पास आई और मुझे गिरने से पहले संभाल लिया। आंटी चेंग। मैं बिना किसी ताकत के उसके सहारे टिक गया। मेरे दोनों हाथ अपने आप उसकी कमर के चारों ओर चले गए। मैंने उसके चेहरे के करीब आकर शराब की तेज सांस छोड़ी। उसका शरीर एक पल को तन गया। हाथ भी हल्का सा कांप गया। उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी तपती हुई नजरें मुझे सिर से पांव तक देखने लगीं। फिर भारी आवाज में पूछा, शिंची, तुम यहां कैसे आए? मैं हकलाते हुए बोला, मैं मैं फिर अचानक मुझे याद आया, आपने ही तो मुझे बुलाया था। छेंग शिनरान की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में सतर्कता भर गई। उसी समय दरवाजा खुला और श्याओहान अंदर आया। मैडम चेंग, मेयर ने जो आदमी भेजा था उसे हमने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नजर कमरे के दृश्य पर पड़ी और वह वहीं ठिठक गया। मैं हल्के कपड़ों में छेंग शिनरान से लिपटा हुआ था। मेरे कंधे और टांगें खुली हुई थीं। मैंने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, श्याओहान, तुम भी आ गए? श्याओहान स्तब्ध रह गया। या ये तो मिस्टर लियू हैं। छेंग शिनरान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, दरवाजे की रखवाली करो। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे, मार देना। श्याओहान बिना एक शब्द बोले बाहर निकल गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैं अब भी उसकी बाहों में था। मैंने मासूमियत से पूछा, आंटी चेंग, वो अभी क्या कह रहा था? मेयर का भांजा? कौन? मेरी भोली शक्ल देखकर उसकी आंखों की सारी कठोरता गायब हो गई। उसके चेहरे पर फिर से नरमी लौट आई। उसने मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई नहीं, तुमने गलत सुन लिया। फिर उसने पूछा, आज कहां गए थे? शराब पी थी? मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया। बस थोड़ी सी। उसने मुझे ध्यान से देखा। मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ वो थोड़ी सी थी। मैं घबराकर उसका हाथ पकड़ बैठा। क्या आप मुझे डांटेंगे? मैंने सच में बहुत थोड़ी पी थी। उसने बेबसी से मुस्कुराकर लंबी सांस ली। ठीक है, आज के लिए माफ किया, लेकिन अगली बार नहीं। मैंने तुरंत कई बार सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर उससे लिपट गया। आंटी चेंग, आप बहुत अच्छी हैं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मेरे सिर पर रखा उसका हाथ धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। उसी समय उसने शांत स्वर में पूछा, क्या कोई बात है? मैं अचानक चुप हो गया। मेरे होंठ कसकर भींच गए। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे कहूं। उसने मेरी ठुड्डी उठाकर मेरा चेहरा अपनी तरफ कर लिया। शायद मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने हल्का सा भौं उठाई। अगर कुछ नहीं कहना तो मैं चलता हूं। मैंने तुरंत उसका कपड़ा पकड़ लिया। मत जाइए, मैंने धीरे से कहा। बैठ जाइए। वह मेरे पास बैठ गया। अब हमारी नजरें एक ही स्तर पर थीं। मैं उसकी गहरी काली आंखों को लगातार देखता रहा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने धीमे से कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए। वह एक पल रुका, फिर बिना कुछ पूछे अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने गहरी सांस ली।
मैं उसकी ओर थोड़ा झुका। जब वह कुछ बोलने ही वाला था, मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। कुछ क्षणों तक कमरा बिल्कुल शांत रहा। वह हैरानी से आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैं अब भी उसके गले में बाहें डाले, आंखें बंद किए, पूरी तल्लीनता से उसे चूम रहा था। मैंने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर तन गया है। कुछ पल बाद उसने धीरे से मुझे अपने से थोड़ा अलग किया। उसकी भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी, शिंची, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने हल्की सी नाराजगी में उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। वह बिस्तर पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसकी टाई पकड़ ली, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन टाई खुल ही नहीं रही थी। मैं बेचैन हो गया। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे। ये इतनी मुश्किल क्यों है? चेंग शिनरान मुझे देखती रही। फिर उसने सहजता से अपनी टाई खोल दी। हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगली बार इतनी कसकर नहीं बांधूंगा। लेकिन मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाया। मैं उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। जितनी जल्दी करता उतने ही उलझते जाते। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रूठे हुए स्वर में कहा, आगे से ऐसे बटन वाले कपड़े भी मत पहनना। चेन शिनरान ने एक ठंडी सांस भरी और मेरी मदद करते हुए बाकी बटन खोल दिए। तुरंत ही मैंने अपने दोनों हाथ उसकी छाती पर रखे और हल्के से दबाया। चेन शिनरान के गले से एक हल्की सी कराह निकली और फिर उसने हैरान होकर मेरी इस हिम्मत भरी हरकत को देखा। उसकी आंखों में आग सुलग उठी। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। वांग फैयू ने। उसने तुम्हें और क्या सिखाया है? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा हाथ उसकी बेल्ट के बकल पर चला गया। एक हल्के से दबाव के साथ बेल्ट खुल गई। चेन शिनरान का शरीर पल भर में ऐंठ गया, जैसे कुछ फटने वाला हो। इससे पहले कि मैं आगे कुछ करती, चेन शिनरान ने दांत भींचकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने तुम्हें यह सिखाया? उसने कहा कि औरतों को यह पसंद आता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं? मैंने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। अगर मैं कहूं कि मेरी जान निकल रही है, तो क्या यह माना जाएगा? उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं और गर्दन की नसें उभर आई थीं। ये देखकर मेरा दिल दुखा। तो फिर मैं थोड़ा धीरे करती हूं, पहले बहको मत। मुझे डर है कि बाद में मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर बैठूंगी। चेन शिनरान उठकर बैठी और उसने मुझे अपने सामने खींचा। उसने मेरे कान के पास झुककर अपनी भारी और सम्मोहक आवाज में पूछा, शिनत्सी, क्या तुमने सोच लिया है? मैंने थोड़ी देर चुपचाप सिर झुकाए रखा और फिर शर्म से लाल होकर मक्खी की भिनभिनाहट जैसी हल्की आवाज में कहा, हम्म। चेन शिनरान को आखिरकार राहत मिली और उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़कर हल्के से सहलाया। उसकी आवाज बेहद नरम और मुग्ध कर देने वाली थी। हां, यह हुई ना एक समझदार और प्यारी बच्ची की तरह बात। जब मैं उसकी बातों में खो रही थी, तभी उसकी उंगलियां मेरी कमर तक पहुंची। एक हल्के से खिंचाव के साथ मेरा बाथरोब जमीन पर जा गिरा और शरीर पर सिर्फ एक अंदरूनी शॉर्ट्स ही बची। इस वक्त मैं यकीनन किसी मासूम कटने के लिए तैयार सफेद मेमने जैसी लग रही थी। चेन शिनरान की आंखें पल भर के लिए ठिठक गईं। उसकी आंखों में मानो भीषण आग जल उठी हो। उसकी नजरें बेहद गर्म और तीव्र थीं। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने तुरंत अपने हाथों से खुद को ढक लिया, ताकि उसकी नजरों से बच सकूं। यह भी वांग फैयू का ही विचार था। मेरा वही एक इकलौता दोस्त है। उसने सिर हिलाया। मेरी पार की नजर कभी गलत नहीं हो सकती। उस वक्त मैंने सिर्फ उसी को तुम्हारे करीब जाने की इजाजत दी थी। ये कहते हुए उसने झटके से मेरा हाथ हटा दिया। मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा शर्म से जल रहा हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। चेन शिनरान ने मुझे अपनी बाहों में खींचा और पलटकर मुझे अपने नीचे दबा लिया। वह मुझे बेदर्दी से चूमने लगी, इतना कि मेरा दम घुटने लगा। फिर वह मेरी ठोड़ी से नीचे की तरफ बढ़ते हुए मेरे जिस्म के हर हिस्से को चूमने लगी। मैं मारे घबराहट के कांपने लगी। मैंने कसकर उसकी गर्दन को थाम लिया और मेरा सिर पीछे की ओर झुक गया। मैंने अपनी उंगलियों से चादर को कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो चुका था। हालांकि जिस दर्द की मैं उम्मीद कर रही थी, वह नहीं हुआ। मेरे ऊपर से उसका वजन अचानक हल्का हो गया। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वह मेरे ऊपर से उठकर बैठ गई है। चेन आंटी। चेन शिनरान ने मेरे बालों को चूमा। उसकी आवाज भारी थी।
मैं नहाने जा रही हूं। चुपचाप बिस्तर पर मेरा इंतजार करो। क्या क्या वह फिर से खुद ही सब संभालने जा रही है? मैं तुरंत घबरा गई, सिर हिलाकर चिल्लाई, नहीं मत जाओ, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। चेन शिनरान ने आह भरी, बिना नहाए गंदगी महसूस होगी। मुझे डर था कि कहीं वह अपनी बात से मुकर न जाए। मेरी आंखें लाल हो गईं और मेरे मुंह से निकल गया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चेन आंटी हल्की सी हंसी। उन्होंने मुझे सीधे बिस्तर से उठाया, अपनी बाहों में भरा और बड़े कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गईं। पानी के गिरने की आवाज आ रही थी और पूरा बाथरूम सफेद भाप से भर गया था। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे उसे कसकर पकड़े रखना पड़ा। लेकिन मुझे लगा कि मेरा शरीर और गर्म और बेचैन होता जा रहा है। चेन आंटी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने मुझे संभाला और अपनी गहरी आवाज में पूछा, शिनत्सी, क्या तुमने बार में किसी की दी हुई शराब पी थी? मैंने सिर्फ वांग फेयू की दी हुई पी थी। चेन आंटी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुम्हें दवा दी? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मैंने थोड़ा सोचा और अचानक मुझे याद आया, ओह हाँ, उसने मुझे एक ड्रिंक दी थी, कहा था कि इससे हिम्मत आएगी। वह महिला, चेन शिनरान, हैरानी से मुस्कुराई। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसकी अपनी हालत ठीक नहीं है। शरीर के निचले हिस्से में गर्मी की एक लहर दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई और पानी के बहाव के साथ पूरे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। उसकी आंखें गहरी हो गईं और एक खतरनाक एहसास फैल गया। मुझे लगा कि उसका शरीर अचानक अकड़ गया है। मैंने अपना लाल चेहरा उठाकर पूछा, चेन आंटी, आपको क्या हुआ? उसने नीचे मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज दबी हुई थी, माफ करना शिनत्सी, अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे दीवार से सटा दिया गया। वो खुद पर से नियंत्रण खो चुकी थी। उसने मेरे सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा और बड़ी बेदर्दी से मुझे चूमने लगी। चेन आंटी। चेन शिनरान पूरी तरह अपना आपा खो चुकी थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। गर्म पानी के भाप में उस नशीली दवा का असर और तेज हो गया था। उसने मुझे घुमाया और कसकर चिपक गई। दर्द सीधा मेरे सिर तक पहुंचा। मैं लगभग बेहोश होने वाली थी। मेरे आंसू बहने लगे। चेन आंटी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी चीख पुकार ने आखिरकार चेन शिनरान के दिमाग में थोड़ी सी समझ वापस लाई। उसने अपने भीगे हुए गर्म हाथ से मेरी आंखों को ढक दिया। मत देखो शिनत्सी, तुम डर जाओगी। मैं रोते हुए टूट गई। अब और नहीं, मुझे अब ये नहीं चाहिए। लेकिन वह औरत दांत भींच कर बोली, पुल आधा बन चुका है शिनत्सी, अब तुम इसे तोड़ने को कहोगी तो क्या मुझे मारना चाहती हो? चाहे वह आगे बढ़ती या पीछे हटती, मैं दोनों ही हाल में रोते हुए दर्द से चिल्ला रही थी। मत रो शिनसी, अगर तुम और रोए तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने झुंझलाकर उसका हाथ झटक दिया। झूठे, अगर सच में मेरी परवाह होती तो इतना जोर से नहीं करते। वह बेबस होकर मुस्कुराई। माफ करना, मुझसे काबू नहीं रहा, अगली बार मैं धीरे रहूंगी। मैंने तुरंत आंखें बड़ी कर लीं। अगली बार? मैंने मन ही मन सोचा, इसके मुंह से एक भी बात भरोसे लायक नहीं निकलती। मेरे फूले हुए गाल देखकर उसने मुस्कुराते हुए मेरी जुल्फों में उंगलियां फेर दी। आखिर तुमने मुझे यूं बहकाया ही क्यों? मैंने नाराज होकर कहा। मैंने कब बहकाया? यह सब तो तुमने किया। वह हल्के से हंसी। अगर बहका भी हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इतने दिनों की तड़प जैसे आखिरकार पूरी हो गई। कुछ देर बाद वह मुझे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम ले गई और बड़ी सावधानी से मुझे साफ किया। सब खत्म होने के बाद मैं उसकी बाहों में ही उनिंदा होने लगा। चेंग शिनरान मुझे वापस बिस्तर पर लिटाने लगी। मेरी आंखें आधी खुलीं। कितने बजे हैं? 6:30। तुम्हारी छुट्टी करवा दी है, अब आराम से सो जाओ। और तुम? मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी। वह मुझे अपनी बाहों में लेकर लेट गई। मैं बेहद थका हुआ था, लेकिन मुझे याद था कि कल सुबह मेरी फ्लाइट थी। आज पूरा दिन अभी भी मेरे पास था। यही सोचकर मैं निश्चिंत होकर उसके सीने से लग गया और गहरी नींद में सो गया। अचानक मेरी आंख खुल गई। पीठ पर ठंडी हवा लगी थी। मैंने देखा कि रजाई खिसक गई थी। मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन चेंग शिनरान का हाथ और पैर अब भी मुझ पर टिके हुए थे। उसी समय बेडसाइड टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट करने लगा।
मैंने तुरंत वाइब्रेशन बंद किया और उसकी ओर देखा। वह गहरी नींद में थी। मैं धीरे धीरे उसकी बाहों से निकला, फोन उठाया और चुपचाप बाथरूम में चला गया। जैसे ही मैं बैठा, मैंने कॉल रिसीव कर ली। शिनसी, कमाल है, तूने फोन उठा लिया। कल रात क्या हुआ? चेंग शिनरान को अपना बना लिया या नहीं? उधर से वांग फेयू की उत्साहित आवाज आई। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, सुबह सुबह बस यही पूछना था। वो बोला, अरे, मुझे तेरी चिंता हो रही थी। बाद में तूने कोई मैसेज ही नहीं किया, लगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। लेकिन तेरी आवाज सुनकर राहत मिली। लगता है तुम दोनों रात भर व्यस्त थे। मैंने नींदी आवाज में कहा, अगर मैं कहूं कि अभी अभी सोया हूं तो मानेगा? वांग फेयू हैरान रह गया। हे भगवान, चेंग शिनरान तो कमाल निकली। भाई, तू तो सच में खजाना पा गया। अपनी छेंग दीदी को कभी खोना मत। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसी समय बाहर से टक की हल्की आवाज आई। मैंने तुरंत सांस रोक ली। बाद में बात करता हूं। लगता है चेंग शिनरान जाग गई है। उधर उसी समय शेयान अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर होटल के कमरे 8888 के बाहर पहुंच चुका था। दर्द सहते हुए उसने दरवाजा खोला और चुपके से अंदर घुस गया। फर्श पर महिलाओं की शर्ट और पैंट बिखरी हुई थीं। उसकी आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। उसने पिछली रात बची हुई बेहोशी की दवा निकाली। उसका इरादा कमरे में मौजूद व्यक्ति को बेहोश करके उस आदमी को बॉडीगार्ड से उठवा ले जाने का था। लेकिन जब उसने बिस्तर की ओर देखा, वहां सिर्फ चेंग शिनरान थी। जिस आदमी की उसे तलाश थी, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। एक बॉडीगार्ड ने धीमी आवाज में कहा, सर, लगता है वो आदमी भाग गया। शैयान ने पूरा कमरा देखा। किसी को न पाकर उसने राहत की सांस ली। कितना बड़ा मौका था, लेकिन वह ऐसे ही निकल गया। खैर, उसकी किस्मत अच्छी थी। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। उसने बॉडीगार्ड से कहा, तुम बाहर जाओ। बॉडीगार्ड तुरंत बाहर निकल गया। शेयान धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा। चेंग शिनरान करवट लेकर सो रही थी और अब भी ऐसे लेटी थी जैसे किसी को अपनी बाहों में थाम रखा हो। उसे देखते हुए शेयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, कल रात वह नशे में थी और उसने वही शराब भी पी थी जिसमें मैंने दवा मिलाई थी। इतनी जल्दी उसका जागना नामुमकिन है। यही सोचकर उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। वह धीरे से बिस्तर पर चढ़ गया और उसके पास लेट गया। लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई अचानक किसी ने लोहे जैसी मजबूत पकड़ से जकड़ ली। दर्द से उसकी आंखें खुल गईं। सामने चेंग शिनरान की बर्फ जैसी ठंडी नजरें थीं। वह कांप उठा। चेंग, चेंग दीदी, आप जाग गईं? उसकी आवाज कांप रही थी। चेंग शिनरान की आंखों में ठंडा गुस्सा था। शयान, इतनी हिम्मत तुम्हें किसने दी? कमरे का माहौल पल भर में जानलेवा हो गया। शयान ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या मैंने आपकी नींद खराब कर दी? दूर हटो। चेंग शिनरान ने उसका हाथ झटक दिया। उठकर बैठ गई और पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। फिर उसने बेचैनी से चारों तरफ देखा। वो छोटा लड़का कहां गया? सोने से पहले तो वह मेरी बाहों में ही था। चेंग शिनरान के चेहरे पर साफ नाराजगी थी, लेकिन शेयान को इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। वह भी उठकर बैठ गया। चेंग दीदी, आप क्या ढूंढ रही हैं? चेंग शिनरान ने धीरे से सिर घुमाया और ठंडी डरावनी नजरों से उसे घूरते हुए पूछा, लियू शिंसी कहाँ है? उसकी नजरें देखकर शेयान का शरीर कांप उठा। जैसे ही उसने लियू शिंसी का नाम सुना, उसके मन में घबराहट दौड़ गई। चेंग शिनरान लियू शिंसी के बारे में क्यों पूछ रही है? उसने घबराकर कहा, मुझे कैसे पता कि वह कहाँ है? आप सुबह सुबह उसे क्यों ढूंढ रही हैं? अचानक चेंग शिनरान ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, शिंसी कहाँ है? उसकी उंगलियां और कसती चली गईं। शेयान का दम घुटने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। मैंने उसे नहीं देखा। सच में नहीं जानता। चेंग शिनरान ने एक नजर में समझ लिया कि वह इस बार झूठ नहीं बोल रहा। उसने झुंझलाकर उसे धक्का दिया और बिस्तर से उतर गई। लेकिन शेयान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। आप इतनी बेचैन होकर कहां जा रही हैं? कल रात तो आप ऐसी नहीं थीं। चेंग शिनरान एक पल के लिए रुक गई और व्यंग्य भरी नजरों से उसकी ओर देखा। शेयान ने होंठ काटे, फिर शरारती अंदाज में चादर हटाते हुए कहा, आप खुद देख लीजिए। चेंग शिनरान की नजर उसके शरीर पर पड़े निशानों पर गई। उसकी आंखें और भी खतरनाक हो गईं। उसी समय कमरे के एक कोने से मेरी आवाज सुनाई दी, लगता है
तुम्हारा ये हाल सिर्फ एक औरत की वजह से नहीं हुआ। चेंग शिनरान ने तुरंत सिर उठाया। उसकी नजरों के सामने मैं बाथरोब पहने आराम से बाथरूम की तरफ से बाहर आता दिखाई दिया। शे यान की आवाज फट गई। लियो शिंसी, मैंने बेपरवाही से कहा। हाँ, तुम्हारा यही दादा हूं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम तुम यहां कैसे हो? मैंने बाहें बांध लीं और ठंडी आवाज में कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे थे? शेयान का चेहरा एकदम उतर गया। उसी समय बिस्तर के पास खड़ी चेंग शिनरान ने मुझे देखा। उसकी आंखों की ठंडक पल भर में नरम पड़ गई। वह तेजी से मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी भारी आवाज में हल्की चिंता थी। कहां चले गए थे? मैंने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, पूरी रात रोके रखा था? मेरा मूत्राशय फटने वाला था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मेरी कलाई और कसकर पकड़ ली। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। मैंने नाराज होकर कहा, चेंग शिनरान, छोड़ो मुझे। उसने धीमी आवाज में कहा, शिंसी, मैं सब समझा सकती हूं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। या तो तुम हट जाओ या फिर बस चुपचाप खड़ी रहो। फिर मैंने शे यान की तरफ देखा। तुम यहां रहोगे तो सिर्फ मेरा गुस्सा बढ़ेगा। चेंग शिनरान कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से मेरे कान में कहा, खुद को चोट मत पहुंचाना। इसके बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फर्श से अपनी शर्ट उठाई, पहनते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। मैंने उसे कपड़े पहनते देखा और मन ही मन बुदबुदाया, कमाल है, यही वजह है कि इतने लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। मैंने अपनी नजरें वापस शेयान पर टिकाईं। मिस्टर शे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुम मेरे बिस्तर पर क्यों थे? शेयान पूरी तरह घबरा गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कल रात चेंग शिनरान के साथ वाला आदमी लियू शिंसी कैसे निकला? लेकिन अब उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारे बिस्तर पर? कल रात मैं पूरी रात चेंग दीदी के साथ था। इतना कहकर उसने शर्माने का नाटक करते हुए सोफे पर बैठी चेंग शिनरान की ओर देखा, लेकिन चेंग शिनरान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। तो तुम्हारा कहना है कि तुम पूरी रात उसके साथ थे? इतना कहकर मैं शराब की अलमारी की तरफ गया। वहां रखा बर्फ से भरा एक बड़ा बर्तन उठाया और बिना एक पल रुके पूरा बर्फ वाला पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया। छपाक! बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके पूरे शरीर पर गिरा। वह कांपने लगा। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, अब होश आया? शेयान कांपती आवाज में बोला, लियू शिंसी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो कर रहा हूं उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। मैंने खाली बर्तन जमीन पर दे मारा। धड़ाम! शेयान डरकर पीछे हट गया। वह फिर भी अनजान बनने लगा। कौन सा नाटक? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कि कल रात मैं और छेंग दीदी साथ थे? मैंने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, शेयान, तुम सच में सबसे बेशर्म और घटिया इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है। पहले किसी दूसरी औरत के साथ रात बिताई, फिर सुबह सुबह चेंग आंटी के कमरे में घुस आए। क्या सोच रखा था? सारा इल्जाम चेंग आंटी पर डाल दोगे? उन्हें मजबूर करोगे कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएं, या अपने ऊपर चढ़े कर्जों का बोझ उनके सिर डालना चाहते थे? मेरे हर शब्द ने शेयान का चेहरा सफेद कर दिया। उसकी पूरी योजना नाकाम हो चुकी थी। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, मिस्टर लियू, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह सब मैंने रचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच्चाई स्वीकार ही नहीं कर पा रहे? कल रात मैं छेंग दीदी के साथ था। जो होना था सब हो चुका। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। मुझे इतना गुस्सा आया कि हंसी निकल गई। यह सीरीज आगे और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे भी जारी रखूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो इसका अगला पार्ट मैं कल ही अपलोड कर दूंगा।